नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। बांग्लादेश की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। 5 अगस्त को यानी कि आज से 24 दिन पहले वहां पर कहा जा सकता है अब ये कि तख्ता पलट हुआ था। एक बहुत बड़े जन विद्रोह की वजह से प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। उसके बाद से ऐसा लगता है कि पिछले 24 दिनों में देश में कोई केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं हो पाई। हालांकि एक कार्यवाहक सरकार बनी जिसे सेना ने भी अपना समर्थन दिया है। उसके लिए बांग्लादेश के जो नोबेल पुरस्कार विजेता सामाजिक कार्यकर्ता और अर्थशास्त्री हैं मोहम्मद यूनुस, उनको कमान दी गई है उस सरकार की। अलग अलग जो जीवन के जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं उनके लोगों को शामिल किया गया है। उसमें 2 छात्र नेता भी शामिल हैं जिन्होंने इतने बड़े बदलाव का नेतृत्व किया था। लेकिन वो सरकार बनने के बाद से ऐसा लगता नहीं है कि उस पूरे देश पर सरकार का नियंत्रण हो पाया है। देश में अभी तक पुलिस व्यवस्था कायम होने के संकेत नहीं है। अभी 2 रोज पहले वहाँ सड़कों पर, ढाका की सड़क पर 2 छात्र गुटों के बीच में काफ़ी जबरदस्त हिंसक झड़पें हुई और देश भर के अलग अलग हिस्सों से लगातार इस तरह की घटनाओं की खबरें आ रही हैं जिनमें अपने विरोधी के ऊपर हमला करना, उनके घर पर हमला करना, उनके लोगों को उत्पीड़ित करना, ये घटनाएं बढ़ती चली गई हैं। स्वाभाविक रूप से सबसे ज़्यादा निशाने पर जो लोग आए हैं वो जो पूर्व सत्ताधारी पार्टी है यानी बेगम शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, उसके लोग आए हैं। उनके नेता पकड़े गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। जब नेताओं के एक समूह को कोर्ट में पेश किया गया तो ये उनके बदन पर काफ़ी जख्म के निशान देखे गए। यानी किसी न किसी स्तर पर उन्हें यातना दी गई थी। किसने यातना दी? पुलिस वालों ने दी। हालांकि देश में पुलिस व्यवस्था भी जो है वो अभी बहुत लचर स्थिति में है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब शेख हसीना के शासनकाल के आखिरी दिन थे तो उस समय सेना ने तो अपने को तटस्थ कर लिया, न्यूट्रल कर लिया था, लेकिन पुलिस शेख हसीना की सरकार के प्रति वफादार बनी रही थी। और अंतिम दिनों में जो हिंसा हुई, जो पुलिस फायरिंग हुई जिसमें बहुत से लोगों की जान गई, उसमें मुख्य रूप से पुलिसकर्मी ही शामिल थे। नतीजा ये हुआ कि पुलिस को लेकर काफ़ी ज़बरदस्त वहाँ गुस्सा फैला और जब शेख हसीना की सरकार हट गई तो पुलिस थानों पर, पुलिस वालों के परिवारजनों पर भीड़ ने हमले किए। नतीजा हुआ कि बहुत से पुलिसकर्मी छिप गए और उनमें से बहुत से अभी तक वापस नहीं आए। तो इस कारण देश में पुलिस व्यवस्था भी लचर बनी हुई है। इसके बीच में सत्ता किसके पास है, कौन शासन चला रहा है, यह समझ पाना बहुत मुश्किल हो गया है। बीच में जो विपक्षी पार्टी थी, अभी भी विपक्षी वो सत्ता में नहीं है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसकी तरफ से कुछ ऐसे बयान दिए गए जैसे ऐसा लगा कि वो सत्ताधारी पार्टी है। जैसे एक बयान में उसने भारत सरकार को चेतावनी दी कि आप शेख हसीना को सौंप दीजिए, नहीं तो आपके साथ हमारे संबंध और भी बिगड़ जाएंगे। और उस पार्टी की में एक ऐसा लगता है कि यह धारणा बनी हुई है कि जैसे ही चुनाव होगा वो सत्ता में आ जाएंगे। तो उनके कार्यकर्ता जो हैं एक बिल्कुल निर्भय महसूस करके अपने विरोधियों को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी दक्षिणपंथी रुझान की पार्टी है। उसे कट्टरपंथी तत्वों का समर्थन हासिल है, लेकिन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अपने आप में कट्टर इस्लामिस्ट पार्टी नहीं है।
पाकिस्तान में जो कट्टर इस्लामिक पार्टी है वो है जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी पर देश की आज़ादी के बाद यानी 1971 के बाद 3 बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इस समय भी जब शेख हसीना की सरकार वहाँ थी तो उसने जमाते इस्लामी और उसके छात्र संगठन छात्र शिविर उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा था। आरोप है कि जमात के लोग चरमपंथी घटनाओं में शामिल हैं। 2011, 12, 13 में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें बांग्लादेश में जो धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगर थे, उस समय ब्लॉगिंग काफ़ी चलन में था, उनके ऊपर हमले हुए थे और कई ब्लॉगर्स की हत्या हुई थी। तब ये आरोप लगा था कि ये जो हत्यारे लोग हैं इनको जमाते इस्लामी और उसके छात्र संगठन का समर्थन हासिल है। बाद में देश में कुछ और इस्लामी कट्टर इस्लाम से जुड़ी हुई जो चरमपंथी घटनाएं वहाँ पर हुई। वहाँ एक आतंकवादी संगठन तेजी से उभरा, हिजबुल हुजी के नाम से उसे जाना जाता था। उस संगठन के कुछ तार भी जमात के साथ जुड़े बताए गए थे। तो इन्हीं आरोपों को लेकर शेख हसीना की सरकार ने जमात के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था और उसके छात्र संगठन के ऊपर भी। लेकिन कल ये खबर आई कि जो देश की कार्यवाहक सरकार है उसने जमाते इस्लामी और उसके छात्र संगठन पर से प्रतिबंध हटा लिया है। ये कहा गया कि इतने समय तक प्रतिबंध रहने के बाद भी कोई ऐसा साक्ष्य नहीं जुटाया जा सका, सबूत नहीं जुटाया जा सका जिससे ये साबित किया जा सके कि ये संगठन आतंकवाद की घटनाओं में शामिल है। इसी तरह एक खबर आई है कि वहाँ एक वो जो ब्लॉगर की हत्या हुई थी, उस हत्या में एक जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और उसको दोषी भी पाया गया था, उसको जेल से रिहा कर दिया गया है। इस बारे में कहा गया है कि उसको इसलिए रिहा कर दिया गया कि वो अपनी सजा भुगत चुका है। लेकिन इन घटनाओं में एक संदेश है, एक मैसेज है। वो मैसेज है कि क्या बांग्लादेश पर चरमपंथी इस्लामिक ताकतें हावी हो रही हैं। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, या ये सवाल लोगों के दिमाग में आया है क्योंकि पिछले 3 हफ्तों में बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई हैं, अगर उस पर हम लोग एक एक करके गौर करें तो हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश की आज़ादी से जुड़े हुए जो प्रतीक चिन्ह थे, उनके जो राष्ट्रपिता हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, उनसे जो जुड़े हुए स्थल हैं, उनके जो स्मारक हैं, उनकी जो मूर्तियां थी जगह जगह लगाई गई थी, उन सब पर हमले हुए हैं और ज्यादातर को तोड़ दिया गया है। अब ये बात ठीक है, शेख हसीना शेख मुजीब की बेटी हैं, यह बात ठीक है कि अवामी लीग शेख मुजीब की ही पार्टी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बाद के दौर में अगर अवामी लीग की तरफ से तानाशाही का रुख अख्तियार किया गया या वहाँ पर कुछ अत्याचार किए गए, तो इसके लिए आज़ादी की लड़ाई की पूरी विरासत पर हमला करना क्या सिर्फ ये एक प्रतिक्रिया है या इसके पीछे कोई सोची समझी एक राजनीतिक परियोजना है। हम लोगों को यह बात याद रखनी चाहिए कि बांग्लादेश की जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी तो वहाँ पर जो अवामी लीग और जो आज़ादी के समर्थक तत्व थे वो मोटे तौर पर बांग्ला राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित थे, धर्मनिरपेक्ष थे। लेकिन वहाँ जो इस्लामिक ताकतें थी जिसमें जमाते इस्लामी और उसकी जो उससे जुड़े हुए गुट थे, उन्होंने उस लड़ाई का विरोध किया था। बल्कि जब पाकिस्तान की सेना वहाँ गई और उसने वहाँ अत्याचार किए तो इन संगठनों ने पाकिस्तान की सेना का साथ दिया था। तो बांग्लादेश के इतिहास में ये 2 धाराओं का संघर्ष लगातार रहा है। उसके बीच में अब अगर जो
वो ताकतें जो बांग्लादेश की आज़ादी के खिलाफ थी, वो मजबूत होती भी दिख रही हैं। उनके ऊपर से अंकुश हटाया जा रहा है और इस बीच जो आज़ादी की लड़ाई से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह हैं, उन पे हमले हो रहे हैं। तो इन घटनाओं के तार कहीं न कहीं या तो जुड़े हुए हैं या लोग ऐसा मानेंगे कि जुड़े हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर स्थिति है देश के भीतर में। एक उम्मीद जगी थी छात्र नेताओं ने, जिन्होंने इस इतने बड़े संघर्ष की सदारत की, उसका लीडरशिप जिनके हाथ में था। उन छात्र नेताओं ने देश की जो प्रेरक उनके जो भावनाएं थी, वो देश की दुर्दशा थी। देश में शेख हसीना ने जो लोकतांत्रिक माध्यमों को पूरी तरह से बंद कर दिया था, उनकी जो सरकार की तानाशाही की बहुत सी मिसालें हैं। अब बहुत सी ऐसी बातें सामने आई हैं कि कितने लोगों को लापता कर दिया गया था। उनमें से कुछ लोगों को अज्ञात जगहों पर रखकर उनके साथ टॉर्चर किया गया था और बहुत से लोगों का तो कोई अता ही पता नहीं है कि वो कहाँ चले गए। तो ये जो लापता लोग थे, इसके अलावा भी जो विपक्ष के लोग थे, जो उनसे असहमत लोग थे, उन लोगों को उत्पीड़ित किया गया था। तो ये सारी घटनाएं तो वहाँ पर हुई थी। और छात्र नेताओं ने जो विरोध जताया, जिस आंदोलन को उन्होंने शुरू किया और चलाया, वो मुख्य रूप से शेख हसीना के शासन के इस तौर तरीके के खिलाफ था। और उसे ताकत इसलिए मिली कि शेख हसीना की आर्थिक नीतियों ने देश में बेरोजगारी पैदा की, लोगों की आम जो माली हालत है, जो उनकी आर्थिक स्थिति है, वो बिगड़ती चली गई। उससे जो नाराज और असंतुष्ट लोग थे, वो उस आंदोलन में जुड़े। वो आंदोलन कामयाब हुआ, लेकिन कामयाब होने के बाद देश में ऐसा लगता है कि एक शून्य पैदा हो गया, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। उस वैक्यूम को भरने वाली कोई प्रोग्रेसिव, कोई सकारात्मक ताकत नहीं है। इसका लाभ जो सांप्रदायिक और कट्टरपंथी ताकतें हैं, वो उठाती हुई दिख रही। बांग्लादेश यहाँ से कहाँ जाएगा, अभी हम लोग इसका अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन आज जो संकेत हैं, वो संकेत बेहद चिंताजनक हैं। वो संकेत भरोसा नहीं बंधाते कि बांग्लादेश किसी बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ने वाला है। तो ये कुल स्थिति आज इस बहुत ही कठिन और स्थिति में बांग्लादेश नजर आता है। बांग्लादेश में बहुत विकट स्थिति है। भारत का पड़ोसी देश है। बांग्लादेश में जो होगा, बांग्लादेश जो दिशा लेगा, उसके नतीजों से, उसके जो परिणाम होंगे, वो उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। इसलिए हम लोग भारत में रहते हुए बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, उससे बिल्कुल नावाकिफ नहीं रह सकते। लेकिन भारत की तरफ से किया क्या जा सकता है, ये एक अलग बहस का मुद्दा है, क्योंकि भारत में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो वहाँ की हालत की वजह से देश के अंदर राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिशों में जुटी रही हैं। लेकिन वो एक अलग विषय है। अगर हम लोग सिर्फ बांग्लादेश के हालात पर नज़र डालें तो बहुत ही चिंता होती है। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश ने एक नकारात्मक रास्ता फिलहाल चुना तो नहीं है, लेकिन वो नकारात्मक रास्ते पर चल पड़ा है। तो आज बस इतना ही। हम फिर आएंगे अपडेट लेकर। आज आप सबको हमारा नमस्कार।